गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील माजर। मैं पाक व्हील वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या आप गाड़ी बेचना चाहते हैं बगैर किसी परेशानी के? parkwheels.com लाया सेल इट फॉर मी सर्विस। हमारी माहिर टीम आपके डोर स्टेप पे आपकी गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात और फोटोज हासिल करके parkwheels.com पे प्रोफेशनल एड पोस्ट करेगी, जिसे लाखों खरीदारों के सामने भरपूर तरीके से नुमाया किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, खरीदारों की कॉल्स, ऑफर्स, विजिट्स और उनसे नेगोशिएशन से लेके पेमेंट ट्रांसफर तक की तमाम जिम्मेदारी हमारी टीम पूरी करेगी। तो इंतजार किस चीज का है? बस parkwheels.com विजिट करके सेल इट फॉर मी सर्विस को सिलेक्ट करें और गाड़ी बेचने की फिक्र से हो जाएं आजाद। आज के वीकली की पहली न्यूज़ जो है वो अगेन हमेशा स्टार्ट जो हम करते हैं वो प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ से करते हैं। डिक्रीज़ के बारे में तो न्यूज़ कम ही आती है, सो इंक्रीज़ की न्यूज़ आती है। कभी गवर्नमेंट पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ कर रही होती है, कभी गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही होती हैं, कभी मोटरसाइकिल की। सो आज की जो न्यूज़ है वो हवाल जूलियन के बारे में। हवाल जूलियन के बारे में एक व्लॉग भी आप पढ़ सकते हैं कि हमने आप लोगों को पहले बताया था, उसका एक फर्स्ट लुक रिव्यू भी लेके आए थे हम आपके लिए। और उसकी कंपनी ने बुकिंग शुरू की थी, 2 फेजेज़ में की थी। एक फ़ेज़ में पहले की थी, फिर बंद हो गई, उसके बाद दोबारा शुरू की थी। अब फाइनली जब उन गाड़ियों की जो पहला फेज़ है उसकी डिलीवरी का टाइम आया तो उसकी जो प्राइसेस हैं उसके बारे में काफ़ी जो है ना मसले मसाइल शुरू हुए हैं और काफ़ी लोगों का कंसर्न था कि ये प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। तो न्यूज़ ये है कि हवाल जूलियन जो है उसको बेसिकली इनिशियल बुकिंग 55 लाख समथिंग में थी। अब जो उसकी नई प्राइस है वो 60,20,000 है। याद रहे कि इससे पहले जब उन्होंने पहली दफ़ा गाड़ी की प्राइस ओपनिंग की थी और एक प्राइस अनाउंस की थी 55-25 की, तो फर्स्ट फेज़ में जो बुकिंग की थी उसके बाद सेकंड फेज़ में जो दूसरी बुकिंग का उन्होंने फेज़ खोला था उसमें इसी प्राइस को 57-25 कर दिया गया था। और तब उन्होंने रीज़न दी थी कि जी ये जो कोविड-19 की वजह से शॉर्टेज ऑफ पार्ट्स है या उनकी जो प्राइसेस थी पार्ट्स की हैं, चीज़ों की, चिप्स की हैं, इस तरह जो फ्रेट था वो ऊपर चला गया, जिसकी वजह से उन्होंने सेकेंड फेज़ जो है उसमें प्राइसेस को 57-25 कर दिया था। अब हुआ ये है कि जो फर्स्ट फेज़ वाले थे उनको, और उसमें उन्होंने एड्रेस किया था कि जो बुकिंग जिन्होंने पहले फेज़ में कराई है उनको ये प्राइस इंक्रीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी, उनकी प्राइस वही रहेगी जिस पे उन्होंने गाड़ी को बुक किया था, यानी कि 55-25। इस पे बहुत से लोगों ने हमें रीच आउट भी किया और बहुत से लोगों ने कहा कि जी ज़्यादती है, कंपनी हमारे साथ ज़्यादती कर रही है, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोगों के अंदर एक परेशानी की लहर दौड़ गई थी। ऑब्वियसली कोई भी कंज्यूमर होता है तो वो परेशान होता है। हमेशा की तरह मैंने आप लोगों से वादा किया है कि जब भी कोई प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो मैं एक तो उसके मुहर्रकात आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा और अगेन उसके बारे में जो कंज्यूमर की आवाज़ है मैं ज़रूर उठाऊँगा। सो अगेन कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी आपने हमारे साथ ज़्यादती की है, आपको प्राइस इंक्रीज़ नहीं करनी चाहिए थी, और अगर आपने प्राइस इंक्रीज़ करनी थी तो फिर वो जो पहला सर्कुलर आपने इशू किया था वो क्यों किया था? क्योंकि आपने कहा जी 57-25 वाली प्राइस जो है सेकंड फेज़ के लिए होगी, फर्स्ट वालों के लिए हम इंक्रीज़ नहीं कर रहे। और अब जब आपने आके गाड़ियाँ पहुँची हैं तो प्राइस इंक्रीज़ कर दी है। सो इस लिहाज से लोगों को काफ़ी एप्रीहेंशन थी। मैंने कांटेक्ट किया साज़गार इंजीनियरिंग को, जो कि पाकिस्तान में हवाल के जो इंपोर्टर्स भी हैं और उन्होंने डीलर भी हैं इनफैक्ट, तो उनके एक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं अबूज़र, उन्होंने हमसे टाइम किया और वो हमारे पास आए हैं आज हमारे दफ्तर में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे क्वेश्चन आंसर जो मुझे लगता है इस बारे में सही सवाल पूछने चाहिए या कंज्यूमर के फोरम से जो सवाल आते हैं हम उनसे पूछते हैं। तो हम अबूज़र के पास चलते हैं और आपको इनसे डिफरेंट सवाल जो है उनके आंसर लेके देते हैं। सो मैंने आप लोगों को बताया कि हवाल की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हुई और काफ़ी लोगों ने मुझे आप में से रीच आउट भी किया कि जी हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है और कंपनी जो है वो हमारे साथ ये कैसे कर सकती है और ये प्राइस इंक्रीज़ की वजह क्या है। तो उसके लिए हमने रीच आउट किया था साज़गार इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को। उनके रिप्रेजेंटेटिव अबूज़र मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनसे सवाल पूछते हैं जो मेरे से लोगों ने भी सवाल पूछे थे या मेरे जहन में भी थे इस प्राइस इंक्रीज़ को लेकर। तो बहुत शुक्रिया अबूज़र टाइम देने का। थैंक यू। सबसे पहले अबूज़र ये तो बताइएगा कि जो प्राइस इंक्रीज़ का एक जो आ रहा है कि लोगों ने कहा है कि जी जो हमने रीच आउट किया कि हमें गाड़ी बुकिंग के बाद कोई और प्राइस बताई गई थी और अब जब गाड़ियाँ आ गई हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, तो कितना एक तो इंक्रीज़ है प्राइस और उसकी रीज़न क्या है? सर जब हमने गाड़ी बुक की थी इट वाज इन मई और उस वक्त डॉलर रेट था 153 के ऊपर। अब गाड़ी जो है 3-4 महीने के बाद जब क्लियर हुई है तो ऑब्वियसली ये कॉमन नॉलेज है कि डॉलर रेट जो है वो 168-167 पे से हॉवर कर रहा है। ठीक है। और 15 रुपये का डॉलर डिफरेंस है। वी आर इम्पोर्टिंग द व्हीकल्स ऑन फुल कमर्शियल ड्यूटी, हम लोगों को ड्यूटीज पे करनी है, और जो ये 495 का डिफरेंस आया दैट इज बेसिकली प्योरली दैट रुपी डिवैल्यूशन का इफेक्ट जो उसके ऊपर आया। तो हम लोगों ने प्राइस एक्चुअली रिवाइज नहीं की, ये वो डॉलर का इफेक्ट है जो हम लोगों ने पास ऑन किया। तो उस पर एक सवाल मतलब अगेन मेरा भी है और कंज्यूमर का भी है कि कोई भी जब आपने अपनी प्राइसिंग की होगी आपने उसके अंदर थोड़ा क्वेश्चन भी रखा होगा, तो इज इट डॉलर टू डॉलर इंक्रीज के जितना 1 रुपया डॉलर बढ़ गया तो आपने फौरन पास कर दिया कि उसका कुछ पोर्शन आपने खुद भी अब्जॉर्ब किया?
तो ऑब्वियसली खुद पोर्शन हमने कुछ अब्जॉर्ब किया है, बट एक सर्टन थ्रेशोल्ड के साथ हम अब्जॉर्ब कर सकते हैं। मैं दूसरे ब्रांड्स में भी इनमें काम करता था, तो एक खास लिमिट होती है 2%, 1%, व्हाटएवर, उससे ज़्यादा हम अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। हम लोगों ने अब्जॉर्ब किया है, बट डॉलर का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, 15 रुपये इज़ अ मैसिव डिफरेंस, और वो अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली हमें पास ऑन करना पड़ा आगे। अच्छा, एक और सवाल जो ज़हन में आता है वो ये है कि यार अगर आप गाड़ी जब मंगा रहे हैं, कोई भी बिजनेस ऑपरेशन कर रहे होते हैं जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से लोग ताल्लुक रखते हैं, तो एक फॉरवर्ड बुकिंग की ऑप्शन होती है। तो सिटिंग इन में अगर आप उस टाइम पे उसको फॉरवर्ड बुक कर लेते हैं डॉलर को, तो शायद आपको ये 18 या 15 रुपये का डिफरेंस ना देना पड़ता, थोड़े डिफरेंस पे आप उसको लॉक इन कर सकते थे। तो आपने वो क्यों नहीं किया? बिल्कुल सर, फॉरवर्ड बुकिंग की ऑप्शन होती है, कर सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड बुकिंग आपको भी पता है लॉ का कि इट्स ऑलवेज ऑन द प्रीमियम। एट दैट टाइम जिस वक्त हम लोग बुकिंग कर रहे थे, मई जून की जब बात है, जब फॉरवर्ड बुकिंग की हमारे पास ऑप्शन आई थी, तो जो प्रीमियम हमें पे करना पड़ रहा था वो 3-3.5 लाख का डिफरेंस था, जो एट द स्पॉट पर कार एट द स्पॉट जो इंक्रीज हो जाना था। बुकिंग की 10 दिन बाद हम उसकी जो एलसी खोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, फॉरवर्ड बुकिंग करवा रहे हैं, इट वुड अपीयर इन बैड फेथ कि हम फॉरेन कस्टमर को कह रहे हैं 3 लाख रुपए गाड़ी महंगी हो गई है। वो बिजनेस या प्रूडेंट सेंस नहीं बन रही थी उसकी। ठीक है, सो दैट्स वाई हमने उस वक्त नहीं की, वी टेक अ चांस। और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, 15-20 रुपए डॉलर बढ़ने के या जो भी है, इसको हम फोरकास्ट नहीं कर सकते थे ऑब्वियसली, और उस वक्त उस डिसीजन की सेंस नहीं बन रही थी। नहीं, बट चांस आपने लिया, नुकसान तो कंज्यूमर को होगा ना। लेट्स से अगर आप उस टाइम पे ले लेते हैं चांस और आप 153 से 160 पे रॉक कर लेते, जो भी प्रीमियम होता 7 रुपये पे, लेकिन 18 रुपये ना पड़ते, तो वो अगर चांस आपने लिया, और कंज्यूमर का अगेन पॉइंट ये है कि जब चांस आपने लिया, नुकसान उसका कंज्यूमर का हुआ, तो उसकी डाउन साइड थी, तो वो आपने अगर ले लेते उस टाइम पे तो बचत नहीं हो सकती। सर आपने ये भी ये कह दिया कि उसकी डाउन साइड थी। सर ट्विन एज स्वॉर्ड, अगर हम उस वक्त चांस ले लेते और डॉलर कम हो जाता तो जाहिर है पैसे कम हो जाते, हमने ज़्यादा चार्ज किए हुए, कस्टमर ने फिर यही हमसे सवाल पूछना था कि ये डॉलर लेट से 150 पे आ गया तो आपने 162 या 161 पे क्यों हमसे चार्ज किया हुआ। तो सर ट्विन एज स्वॉर्ड, ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी आ सकता था। ना मैं ना कंपनी, बल्कि कोई भी और कॉर्पोरेट एंटिटी जो पाकिस्तान में, इसको फोरसी नहीं कर सकती थी। सही है। सो दैट हैड टू बी डन ऑब्वियसली। एक और चीज़, चलें ये सारा कुछ ठीक है, मेरे नज़र के सामने से एक हम स्क्रीन पे भी दिखा देंगे, एक आप लोगों का एक सोशल मीडिया एक पोस्ट है जिसमें आप लोगों ने कहा था कि जी आपने जब सेकंड बुकिंग शुरू की थी कि जी हमने जो है प्राइस इंक्रीज़ की है, और जो लोगों को कई परेशानी का शिकार थे, हमें भी रीच आउट किया, मैंने आप लोगों से भी पूछा, फिर आप लोगों ने उसमें क्लैरिफाई किया कि जिन लोगों ने पहली बुकिंग कराई हुई है उनके ऊपर ये प्राइस इंक्रीज़ एप्लीकेबल नहीं है। तो अब आपने महमूद और रियाज सबको इकट्ठे एक ही लाइन में खड़ा कर दिया है कि पहली बुकिंग दूसरी बुकिंग सबको आपने प्राइस इंक्रीज़ कर दी है। तो वहाँ पे आपको नहीं लगता कि देयर इज़ तजाद है कि आपकी स्टेटमेंट में और आपकी रियलिटी के अंदर? नहीं सर, महमूद और याज को हमने एक सफ में नहीं खड़ा किया, बिल्कुल ऐसे ही है। जो 57 पे या जो भी हमने 2 लाख बढ़ा के बुकिंग दोबारा स्टार्ट की थी, उसकी दैट हैड नथिंग टू डू विद डॉलर या रुपी डीवैल्यूएशन। वो सिर्फ सेमीकंडक्टर शॉर्टेज या पीछे से रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव होने की वजह से जो प्राइस रिवीजन था वो उसका था। अभी भी वो दैट सेकंड बुकिंग स्टैंड्स, वो अपनी जगह, उसकी भी हम बात नहीं कर रहे। उसने आने में नवंबर में या दिसंबर में या जब भी वो आती है, वो उस वक्त हम देखेंगे डॉलर का रेट उस वक्त क्या है, उसकी बेस प्राइस 57 ही कंसिडर होगी। अभी उसकी बात नहीं हो रही, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं 55-25 पे फर्स्ट बुकिंग पे जिन्होंने बुक किया था, उस वक्त डॉलर 153 था, नाउ इट्स 167 एंड द डिफरेंस ऑन दैट इज 495 जो भी हमने पास ऑन किया। सो मतलब ये कहने का है कि महमूद और रियाज अलग है। बिल्कुल अलग है। तो जो पहली 55 की बुकिंग थी उसको 60 पे मिल रहा है जी, तो जो 57 वाला है वो उम्मीद रखे कि उसका 62 प्लस जाएगी। ऑन द कॉन्ट्री डॉलर नीचे भी जा सकता है, उसको 58 पे ही मिल सकती है। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट। अभी हम सिर्फ पहले बैच की बात कर रहे हैं, दूसरे बैच की भी बात नहीं कर रहे हैं। सो बेसिक डिफरेंस मैं यूजर्स के लिए क्लियर कर दूं कि 2 डिफरेंसेस प्राइसेस हैं। जो 55 लाख वाली गाड़ी थी वो अपनी जगह स्टैंड कर रही है, जो 57 वाली थी अपनी जगह स्टैंड करी, वो भी आई नहीं है। नहीं अभी तो अभी जो आपकी शिपमेंट आई है जिसकी बात हो रही है, दैट इज वन व्हिच वाज बुक्ड एट 55। बिल्कुल। और आपका कहना ये कि आपने प्राइस इंक्रीज नहीं की, वो डॉलर इंपैक्ट है। डॉलर इंपैक्ट, प्योरली डॉलर इंपैक्ट। अब अगले की किस्मत है, जो सेकंड बैच वाली गाड़ियां जब आएंगी, अगर डॉलर नीचे चला गया होगा तो हो सकता है कि उनको इससे सस्ती गाड़ी पड़ जाए, हो सकता है महंगी पड़ जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये काफ़ी लोगों का सवाल होता है और हमने एमजी से भी ये सवाल किया था, आपसे भी मैं ये सवाल करूंगा कि अंडर ग्रीन फील्ड जो आपको पहले 100 यूनिट होते हैं उन पे जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको 50% ड्यूटी ऑफ होती है। तो मुझे से जो यूज़र्स ने भी कांटेक्ट किया, उन्होंने भी ये कहा कि भाई ये जो है इनको तो जो है ड्यूटी भी माफ़ है और ये कमर्शियल ड्यूटी नहीं पे कर रहे, तो फिर ये हमसे इतने पैसे क्यों चार्ज कर रहे हैं? नहीं सर, रेस्ट एश्योर्ड, आई वांट टू से इट ऑन द रिकॉर्ड कि जो हम लोगों ने गाड़ियाँ इंपोर्ट की हैं वो फुल कमर्शियल ड्यूटी के ऊपर इंपोर्ट की हैं। अच्छा, आप लोगों ने यानी उस पर पॉलिसी का कोई फायदा नहीं लिया, आपने 100% कमर्शियल ड्यूटी पे? जी बिल्कुल। तो अबू सर, अभी जो आप लोगों की पहली कंसाइनमेंट है वो आ गई भी है एज आई अंडरस्टैंड, और उसकी डिलीवरी शुरू कर दी आप लोगों? बिल्कुल शुरू हो गई सर। और इफ आई मे आस्क एंड यू वांट टू शेयर कि कितने यूनिट आप लोग अभी डिलीवर करने जा रहे हैं? देखिए सर, हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो बहुत हेवीली रिलाय कर रहा है, बल्कि रिलाय ही सिर्फ सीकेडी ऑपरेशंस के ऊपर कर रहा है। ये जो हमने सीबीयू मंगवाए हैं अभी बहुत लिमिटेड मंगवाए हैं, ठीक है, टू पुट अस ऑन द मैप, लेकिन हमारा फोकस सारा सीकेडी लोकल असेंबली के ऊपर है, जो इंशाल्लाह इन अ फ्यू मंथ्स हम लोग शुरू कर लेंगे। तो दीज वर वेरी लिमिटेड नंबर जो हम लोगों ने अभी ऑर्डर किए।
अच्छा अबू सर, एक और सवाल मेरे ज़हन में जो है, जो काफ़ी लोग मिस आउट करते, जो मुझे पूछ रहे थे सवाल, जिन्होंने गाड़ियाँ बुक कराई, बट मेरे ज़हन में आया था कि जब आपने गाड़ी बुक की थी तो आपने कोई एडवांस लिया होगा। जी 2 मिलियन एडवांस लिया था। 2 मिलियन लिया था। सो 2 मिलियन जब मैंने आपको दे दिया एज ए कंज्यूमर, आपने ठीक है, आपका पर्सनल डिसीजन है, आपने उसके ऊपर कहा कि जी मेरी प्रूडेंट थिंकिंग है, एज ए कंपनी हमने डिसाइड किया कि भाई हम फॉरवर्ड नहीं लेना चाह रहे, वो उसका डाउन साइड है, अगर नीचे आया था तो फिर कंज्यूमर बोलता ठीक है। मुझे आपने एज ए कंज्यूमर इस रिस्क पे डाला कि जी मेरा फॉरेन करेंसी का रिस्क है, एंड आई अंडरस्टैंड। जब मैंने वो गाड़ी बुक कराई है, किसी ने भी कराई है, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, एंड आई एम श्योर, मैंने देखा नहीं आपका कॉन्ट्रैक्ट, बट उसमें ज़रूर लिखा होगा कि जो है आपकी जो रिस्क है फॉरेन करेंसी का वो ज़रूर रहता है। लेकिन रिस्क जो है मेरा एज ए कंज्यूमर, मेरा एक थिंकिंग ये है कि मैंने आपको जो पैसे दे दिए उस पर तो मेरा रिस्क कवर हो गया ना। मैंने आपको जो 20 लाख रुपए दिए थे, उसको अगर उस दिन पे डॉलर पे मैं लेके रखता तो मुझे भी डॉलर पे अप्रिशिएशन मिलनी थी, ठीक है। तो मैंने आपको जो 20 लाख दे दिए, उस पे आप मुझे करेंसी रिस्क क्यों लगा रहे हैं? अभी आपने कहा कि मैं परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो हमने एब्जॉर्व किया। सो लेट्स से अगर डॉलर गया है 10% ऊपर गया, आपने प्राइस 9% बढ़ाई है, 1% आपने एब्जॉर्व कर लिया, लेकिन ये मगर एज ए कंज्यूमर मेरा सवाल ये है कि भाई मैंने आपको 20 लाख दे दिए थे, आप मुझे पूरी अमाउंट के ऊपर क्यों रिस्क पे डाल रहे हैं? आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? जी मुझे क्वेश्चन आपके समझ आ गया, बड़ा अच्छा सवाल है, और इसका थोड़ा सा एक टेक्निकल क्वेश्चन है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और वो एक्सप्लेनेशन ये है कि जब आपने बुक किया 2 मिलियन के ऊपर, हम लोगों ने देखें सीबीयू मॉडल का, कमर्शियल सीबीयू मॉडल का रूल है कि आपने एलसी खोल के इंपोर्ट करनी होती है, उसको आप उसके बगैर नहीं कर सकते। ठीक है। व्हेन यू ओपन द एलसी तो बैंक हमसे 100% मार्कअप के ऊपर वो सारे पैसे लेके रख लेते हैं। साजगर इंजीनियरिंग के अकाउंट में आपके 20 लाख नहीं पड़े थे कि हम उस पर प्रॉफिट चार्ज करें या उसके ऊपर कुछ भी हम लोग करें, दैट वाज विद बैंक, और वो उसके पास पड़ा होता है। मेरा पॉइंट ये है कि भाई वो पैसे आपके बैंक में पड़े थे, आपने घर में रखे हुए थे, कंपनी में रखे थे, कहीं भी रखे थे, मैंने आपको दे दिए थे, मुझे आप उस पे डॉलर के रेट का एक्सपोजर क्यों दे रहे हैं? देखिए आपने पैसे हमें दे दिए थे, लेकिन वो पैसे हमारे पास नहीं पड़े हुए थे। एलसी जब हम खुलवाते हैं तो स्टेट बैंक का लॉ है कि हम लोग बैंक को वो पास ऑन कर देते हैं, वो बैंक के पास पड़े रहते हैं। आपके पैसे रेस्ट अश्योर्ड इट वाज नॉट विद अस, इट वाज विद द बैंक। वो डिसीजन आपका था, तो अगेन आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, मैं नहीं समझा सक रहा। मेरा पॉइंट ये कि यार आपने वो एलसी में रखे, कहीं भी रखे, मुझे क्यों नुकसान दे रहे हैं? आप बाय लॉ बाउंड थे कि आप उसको एलसी से मंगाएं। जी बिल्कुल, ये स्टेट बैंक का लॉ है कि आप एलसी से मंगवाएं और एलसी पे 100% जो मार्जिन है वो आप बैंक के पास रखवाएं। और आप उस लॉ का मुझे कोई रेफरेंस दे सकते हैं ताकि मैं वो स्क्रीन उस पर खुद भी सर्च भी कर लूंगा और मैं फिर लोगों को बता दूंगा भाई लॉ एग्जिस्ट करता है कि नहीं? जी बिल्कुल, वो हमारे आपके साथ शेयर कर लेंगे, आप दिखा सकते हैं लोगों को। ठीक है। अच्छा, और आने वाले दिनों में जिस तरह भी ये पहली आपकी शिपमेंट आई है, दूसरी भी आएगी, सो आपके जो डीलरशिप नेटवर्क है उसके बारे में यूजर से लोगों का सवाल होता है कि जी कहाँ है, तो अगर आप बता दें कि आपका जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान में किस किस शहर में और कितनी डीलरशिप्स हैं ऑलरेडी? देखिए फिलहाल जो करंटली ऑपरेट कर रही हैं तकरीबन 9 डीलरशिप्स हमारे पास करंटली ऑपरेशनल हैं, 3S फैसिलिटीज़, जिसमें लाहौर में 3 है, कराची में है, इस्लामाबाद रावलपिंडी में 2 हैं, गुजरात सियालकोट मुल्तान के अंदर हैं, और अब हमारी मज़ीद बढ़ रही हैं। हम कराची में ऐड कर रहे हैं, लाहौर में हम एक ऐड कर रहे हैं, फैसलाबाद में हम लोग जा रहे हैं, पेशावर में हम लोग जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 1 ईयर आप देखेंगे तकरीबन 15 से 18 डीलरशिप्स हमारी ऑपरेशनल 3S फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया अबूजर। तो ये थे अबूजर। अब अबूजर ने जो बातें बताई उनमें 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो कंपनी का मौक़िफ़ ये है कि जी हमने प्राइस इंक्रीज़ नहीं की। जब आपने फर्स्ट फेज़ में गाड़ी बुक कराई थी तो वो $1 प्राइस थी जिसके ऊपर हमने आपको गाड़ी की प्राइस बताई, और आज भी आप उतने ही डॉलर पे गाड़ी खरीद रहे हैं। इसमें मेरा जो है ना, इससे लर्निंग ये है कि देखें, सिंपल सी बात ये है कि कंपनी को भी और कंज्यूमर को भी, मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि जब आप कोई गाड़ी ले रहे हैं ना, तो आपके लिए राइट ये है कि अगर आप CKD किट के अंदर है, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा जी हमारा क्या लीगल राइट है, हम इनको कोर्ट में लेके जाएंगे, हम इनको कंज्यूमर कोर्ट में लेके जा सकते हैं, या हम कहाँ लेके जा सकते हैं? तो सिंपल सी बात यह है कि उन्होंने कई दफ़ा अपने इंटरव्यू में बताया, और जो कि मेरे ख्याल से हकीकत भी है कि जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं पढ़ते नहीं हैं। सो आपने जब गाड़ी इंपोर्ट करने के लिए या ख़रीदने के लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसमें आपने सारा कुछ साइन किया हुआ है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर डॉलर की प्राइस बढ़ेगी तो गाड़ी की प्राइस वेरी करेगी, और आपने साइन करके दिया हुआ है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और कंज्यूमर तीनों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप गाड़ी कोई ख़रीद रहे हो इंपोर्टेड है, तो आप क्लियरली उसमें लिख दें कि भाई ये इतने डॉलर की गाड़ी है, ये इसकी डॉलर प्राइस है, बिकॉज ये CBU यूनिट है। और अगर हमने ये जो आपको प्राइस पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करके बता रहे हैं, ये X अमाउंट ऑफ डॉलर पे कि आज डॉलर का रेट 155 है या 52 है या 153 या 154, जो भी रेट है, ये उस रेट पे कैलकुलेट की गई हैं। जब आपकी गाड़ी आएगी, ड्यूटी पे की जाएगी और LC के पेपर जब छुड़ाए जाएंगे, तो जो रेट होगा उस टाइम का वो एप्लीकेबल होगा। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है कि चलें प्राइस इन्होंने डॉलर से चेंज होगी। अगर डिलीवरी डिले होती है, मैं अभी जानता हूँ कि मार्केट में जो CBU यूनिट लोगों ने पेमेंट पूरी की हुई है, उनको 8-8 महीने हो गए, गाड़ी नहीं मिली, बट उनके पास कोई जगह नहीं जाने के लिए। जबकि CKD यूनिट के केस में आप 2 महीने से ज़्यादा अगर आपको डिलीवरी नहीं मिलती पूरी पेमेंट देने के बाद, तो आपको कैबर प्लस 3% मिलता है। तो इन शॉर्ट
इस केस में मेरे ख्याल से यही है कि जिन लोगों की गाड़ी आई है ये उनको कड़वा घूट लेना पड़ेगा, और जो प्राइस डिफरेंशियल है, जिसको हम प्राइस डिफरेंशियल कहते हैं बट कंपनी कहती है वो प्राइस डिफरेंशियल नहीं, वो डॉलर डिफरेंशियल है, वो एट द एंड कंज्यूमर को देना ही पड़ेगा। प्राइस हाइक की अगर बात हो रही है तो गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में बहुत सीरियस है, और गवर्नमेंट ने उनको ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को बड़ा सीरियसली इसके ऊपर जो है ना आड़े हाथों लिया, जो कि लेना भी चाहिए कि जो उनकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है या किस वजह से हो रही है। लास्ट वीकली मैंने आपको बताया था कि देखें ये कोई भी कारोबार है उसका अपना पर्सनल चॉइस है, मैं ये चीज़ बेचना चाहता हूँ, मैं जिस मर्जी अमाउंट की बेचना चाहूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। सिमिलरली अगर एक इंडिविजुअल कंपनी या गाड़ियों का अदारा है तो गवर्नमेंट जो है उसको डिक्टेट नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं ये चीज़ बनाने के लिए या इस चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी लेता हूँ इस नाम पे कि मैं कंज्यूमर को ये चीज़ सस्ती दूंगा, तो ये इधर गवर्नमेंट का रोल ज़रूर आ जाता है कि वो मेरे से पूछ सकती है कि भाई तुमने मेरे से सब्सिडी ली थी, अब वो तुम कंज्यूमर को पास क्यों नहीं कर रहे। सो मेरे कई दोस्तों में इस बात पे, अक्सर हमारी दोस्तों में भी, बिज़नेस कम्युनिटी में भी बहस चलती रहती है कि जी एक गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो एक प्राइवेट अदारे के ऊपर प्राइस कंट्रोल करे। मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई डॉलर तो इंक्रीज़ किया, लेकिन अभी तक जो आप लोगों ने बेनिफिट कंज्यूमर को पास किया वो सिर्फ टैक्स पोर्शन का है जो गवर्नमेंट ने हिट ली थी डायरेक्टली सेल टैक्स पे या एफईडी पे। एक और टैक्स जो गवर्नमेंट ने कम किया था उसको एसीडी बोलते हैं, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, उसका इम्पैक्ट कंपनियों ने पूरी तरह कंज्यूमर को पास नहीं किया। और अब गवर्नमेंट जो है वो उनसे कह रही है कि आप हमसे फॉर्मूला शेयर करें और बताएं कि जो आपको एसीडी पे छूट दी गई थी वो आपने कंज्यूमर को कितना पास किया है, और नहीं पास करेंगे तो हम इसके ऊपर आपका स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक राइट स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज कंज्यूमर की प्रोटेक्शन गवर्नमेंट का काम है। और अगर कोई इदारा, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉलर का हिट अगर आ रही है और वो कंज्यूमर को देंगे तो उस पर गलत है, लेकिन अगर कोई इदारा जो कस्टम ड्यूटी उनको माफ़ की गई है या सेल टैक्स या एफईडी छोड़ा गया है वो कंज्यूमर को पास नहीं करा, तो येस ये गवर्नमेंट का जो है बिल्कुल राइट है कि वो उनको ऑडिट भी करे, उनको चेक भी करे और मेक श्योर करे कि वो जो बेनिफिट कंज्यूमर के नाम पे ले रहे हैं वो कंज्यूमर को पास किया जाए। ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ की बात हो रही है और हम कोशिश करते हैं कि आपको हर आने वाली प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर बताते रहें। तो पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री के अंदर टोयोटा जो है वो काफ़ी एक वन ऑफ द बिग कंपनीज़ में से है, और टोयोटा के रिलेटेड जो न्यूज़ है वो ये है कि वो एक $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं पाकिस्तान में, जिसके तहत वो पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड गाड़ियों की जो है प्रोडक्शन की फैसिलिटी जो है उसको एक्सपैंड भी करेंगे, और पाकिस्तान के अंदर लोकली जो है हाइब्रिड भी और प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियाँ बनाने का अज़म रखते हैं। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने उनके इसको बड़ा सराहा है कि जी एक बड़ी अच्छी बात है, उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो रही है, एंड आई थिंक एवरीबडी इंक्लूडिंग मी शुड बी हैप्पी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में की जा रही है। अब वो हाइब्रिड में क्यों करें, उसकी वजह ये है कि जो नई ऑटो पॉलिसी आई थी उसमें काफ़ी मुराद दी गई थी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को और उसके साथ साथ हाइब्रिड को भी। अब उससे फ़ायदा ये होगा, मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान के अंदर जो लोकली असेंबल्ड हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं वो भी मार्केट में आना शुरू होंगी, और इस तरह ये टेक्नोलॉजी भी जो पाकिस्तान की लोकल मार्केट में रोल आउट होगी, और उसका बेनिफिट कंज्यूमर को इस तरह होगा अगर ये जो प्राइस बेनिफिट या टैक्स बेनिफिट है वो कंज्यूमर को पास करें। अगेन मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो टोयोटा है वो पाकिस्तान के अंदर जब हाइब्रिड गाड़ियाँ बनाएगी तो वो एक प्राइस इफेक्टिव गाड़ी होगी, और आम कंज्यूमर का जो ख्वाब है कि वो सस्ती गाड़ी, सस्ती तो खैर गाड़ी नहीं हो सकती, लेकिन एक वैल्यू टू मनी गाड़ी या एक टैक्स अगर उसका बेनिफिट कंपनी ले रही है जिस तरह गवर्नमेंट ने दिया है आपको हाइब्रिड पॉलिसी के अंदर, वो बेनिफिट कंज्यूमर को भी पास होगा इन शेप के उसको एक सस्ती गाड़ी कंपैरेटिवली, अगर वो टैक्स ज़्यादा होता तो उससे सस्ती गाड़ी मिलेगी। टोयोटा की अगर हम बात करें तो टोयोटा की तरफ से एक और न्यूज़ है कि टोयोटा ने 1.6 जो उनकी अल्टिस है उसके अंदर एक नया वेरिएंट मुतारिफ़ कराया है, और ये आज ही जो है मार्केट में ये वेरिएंट जो है मुतारिफ़ कराया गया है। इसके अंदर जो है पहले इससे पहले ग्रैंडी आती थी 1.8, उसमें सनरूफ था। तकरीबन उस गाड़ी की तमाम ऑप्शनें आपको 1.6 अल्टिस में दे दी गई हैं, जिसमें सनरूफ है, पुश स्टार्ट है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, एलईडी प्रोटेक्शन, हैंड लैंप है और काफ़ी चीज़ें हैं। इस गाड़ी की जो प्राइस है वो एक्स फैक्ट्री 3599 यानी 36 लाख रुपए है। अगर आप इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन पे जाएं या लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस गाड़ी की तमाम डिटेल और फीचर जो है उनको चेक भी कर सकते हैं। टोयोटा से रिलेटेड एक और न्यूज़ मेरे पास है, और ये अभी कंफर्म न्यूज़ इस तक है कि हमें ये ज़रूर पता है कि टोयोटा के जो फॉर्च्यूनर और रेवो है उसके अंदर कुछ चेंज आ रहा है। अगर आपको याद हो तो इस साल जून के अंदर भी फॉर्च्यूनर और रेवो के अंदर एक फेस लिफ्ट आया था, हम लोगों ने उसकी वीडियो भी डाली थी कि आपको क्या क्या चेंजेस मिलेंगे, और अब वो गाड़ियाँ मार्केट में ऑलरेडी मौजूद है और प्राइस को भी इंक्रीज़ किया गया था। अब अगर आज आप एज ए कंज्यूमर गाड़ी बुक कराना चाहते हैं फॉर्च्यूनर या रेवो, तो वो अभी आप जाएंगे तो शोरूम पे बुकिंग बंद है। वो कहते हैं जी मार्च तक जो है बुकिंग बंद है, और कई कंज्यूमर ने हमें बताया जिससे हमें ये मार्केट इंटेल मिली, और फिर हमने एक दो जगह से और भी कंफर्म किया कि जो मार्च के बाद आने वाली गाड़ियाँ हैं उनसे कंज्यूमर से जो है ना एक एफिडेविट साइन कराया जा रहा है कि जी उसकी प्राइस इंक्रीज़ एक्सपेक्टेड है, तो कंज्यूमर से आप एफिडेविट जो है साइन करा लें। एक तो प्राइस इंक्रीज़ है, दूसरा उसका चेसिस कोड थोड़ा चेंज हो रहा है, जो कि मेरी इंटेल मुझे बताती है कि इसका चेसिस कोड चेंज हो रहा है, और एक्सपेक्टेड ये है कि उसमें कोई नए फीचर भी लाए जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास इसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन आए तो हम आपके पास ज़रूर लेके आएँ।
इसी तरह ऑटो इंडस्ट्री में अगर हम आगे चलें तो सुजुकी से रिलेटेड दो खबरें हैं मेरे पास। सुजुकी की जो स्विफ्ट है वो फाइनली अब जो है काफ़ी अर्से से हम सुन रहे आ रहे थे कि जी वो डिसकंटिन्यू होने वाली है, फिर उन्होंने उसको फेज़ वाइज डिसकंटिन्यू किया, पहले मैनुअल ख़त्म की, फिर ऑटो की बुकिंग थी, अब वो भी ख़त्म हो गई है। इसका मतलब ये है कि नई स्विफ्ट जो है उसकी नई जनरेशन पाकिस्तान में आने वाली है। उसके अंदर दो इंजन आते हैं ग्लोबली, एक 1.2 लीटर है और एक 1 लीटर टर्बो है। देखते हैं पाकिस्तान में कौन सा इंजन आता है। प्राइस पॉइंट जो मेरे ख्याल से इस गाड़ी के लिए बड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा, बिकॉज हैचबैक और सेडान के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक जो है ना प्राइस के अंदर जो है ना कन्वर्जन शुरू हो गई है। अगर आप देखें सुजुकी कल्टस और पिकांटो हैचबैक गाड़ी हैं, उनकी जो जहाँ प्राइस ख़त्म होती है वहीं पे आपको हैचबैक के साथ साथ सेडान गाड़ियाँ जैसे कि लोअर लेवल सेडान है, आपके पास सागा आ जाती है, या थोड़े से पैसे आप और डाल दें तो एल्सवेन आ जाती है, फिर आपके पास यारिस है, फिर उसमें और पैसे डालें सिटी आ जाती है। सो जो बाउंड्रीज थी ना बिटवीन हैचबैक और सेडान, पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंस था प्राइस का, अब वो कम होना शुरू हो गया है। सो इस मौके के अंदर ये सुजुकी स्विफ्ट किस प्राइस पे लॉन्च करेंगे और किस जो है मार्केट के अंदर, वो बड़ा मेरे ख्याल से एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा सुजुकी के लिए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि कंपनी जो है वो उसको एक ऐसी प्राइस पे लेके आए जो कि लोकल मार्केट के लिए एक्सेप्टेबल हो। दूसरी न्यूज़ सुजुकी से रिलेटेड ये है कि मुझे बड़ी परेशानी और मुझे समझ नहीं आता कि काफ़ी अरसे से ये न्यूज़ आती रहती है, लोग मुझे लिखते भी रहते हैं हमारे पास, लेकिन इस बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता सिवाय इसके कि मैं ये आपको पढ़ के सुना दूं और बता दूं। तो सुजुकी ने अपनी कल्टस की बुकिंग फिर बंद कर दी है। जब से कल्टस लॉन्च हुई थी, मेरा ख्याल है 2016 या 17 में नई कल्टस आई थी जो ग्लोबली स्लैरियो कहते हैं और पाकिस्तान में कल्टस है, और बड़ी कामयाब गाड़ी थी और बड़ा अच्छा चल रही थी। और अगर कंपटीशन देखा जाए तो पिकांटो उसके अगेंस्ट जो है ना वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि पिकांटो को इस टाइम मार्केट में सक्सेसफुल करने में सुजुकी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि होता ये है कि हर 2 या 3 महीने बाद सुजुकी के कभी एयरबैग का मसला होता है, कभी उनकी एयरबैग की सप्लाई का मसला होता है, कभी चिप्स की सप्लाई का मसला होता है, पता लगता है जी आपको कल्टस की बुकिंग बंद है। मेरे से जब भी कोई बंदा पूछता है ना हमने लोकल हैचबैक लेनी, तो मैं हमेशा मशवरा देता था यार कल्टस बहुत अच्छी गाड़ी है, मैंने उसका रिव्यू भी किया था, उसकी फ्यूल एवरेज भी अच्छी है, पावर भी अच्छी है, इन ऑल एसेंस वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी गाड़ी है। और अक्सर लोगों का सवाल होता है कल्टस वर्सेस पिकांटो आपका क्या टेक है, तो मैं हमेशा बताता हूँ जी कल्टस की फ्यूल एवरेज बेहतर है और उसकी सेटिंग कैपेसिटी बेहतर है, लुक्स वाइज पिकांटो बेहतर है, लेकिन एट द एंड अगर कल्टस मिलनी नहीं है तो फिर लोग पिकांटो ही लेंगे। और ये मेरी समझ से बाहर है कि सुजुकी जो है वो क्या कर रहा है। इसी तरह ऑल्टो के बारे में भी न्यूज़ आती रहती हैं, और अब तो ये सूरत हाल है कि जब भी किसी ने गाड़ी बुक करानी थी तो हम डीलर को कभी कभी फ़ोन करके पूछते हैं तो 90% ऑफ साइन पता लगता है कि जी बुकिंग बंद है। इसी तरह सुजुकी से रिलेटेड मैं एक और न्यूज़ लेके आया था। मुझे याद है कि जब बजट आया तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जी GST और FED की एक जंग थी कि जी उन्होंने कहा था हम FED आपको पास करेंगे कंज्यूमर को, लेकिन GST पास नहीं करेंगे क्योंकि वो हम ऑलरेडी जमा करा के आ चुके हैं। उसके बाद मुझे याद है मैंने 2 एपिसोड्स में इस बारे में बड़ी क्लियर बात की कि मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं बनती उस गाड़ी की जो कि जून 28 को बुक कराई गई या जुलाई के अंदर ली गई। तो जब बजट आ चुका था, पास हो चुका था, तो जिस दिन मैंने चीज़ ली उस दिन लैंड ऑफ लॉ ये है कि GST कम हो गया, तो मैं कम GST दूंगा, बट सुजुकी ने कहा जी मैं हम एडवांस दिए हुए। खैर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपको जिस डेट पे आप गाड़ी दे रहे हैं उस डेट का जो है ना GST देना चाहिए। फिर एक यूज़र है उन्होंने नीचे लिखा जी पाक व्हील्स वाले इनको कोई अकल नहीं है, इनको कोई तालीम नहीं है, ये पढ़ते नहीं है, ये देखते नहीं हैं। उन्होंने मुझे रेफरेंसेस कोड किए और टैक्स लॉ के बारे में कहा कि जी टैक्स लॉ के लिए डिलीवरी जो है वो तब होती है जब आपकी पेमेंट होती है। तो मैंने कहा मैं भी ये कह रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप आगे पढ़ें, पेमेंट का डेफिनेशन आप टैक्स लॉ में जाके पढ़ेंगे, सेल टैक्स। तो पेमेंट का मतलब ये कि पार्शियल और फुल, जब भी आपने पार्शियल भी ले ली तो वो पेमेंट हो गई और उसके लिए आपका टैक्स लॉ अप्लाई होगा। मैंने कहा चलें ठीक है, मैंने टैक्स लॉ पढ़ा, मुझे लगा कि वो सही कह रहे हैं, मैंने वो न्यूज़ आप लोगों को बता दी। फिर कई लोग थे जो डिसकंटल्ड उनके कस्टमर थे सुजुकी के, जो कि कंज्यूमर कोर्ट में गए और उन्होंने मुझे कहा कि जी आपने 1 साइड ऑफ स्टोरी बताई है, जबकि मैंने 2 साइड ऑफ स्टोरी बता दी। देखिए ना तो मैं सुजुकी हूँ ना ही मैं सुजुकी का बायर था उस केस में मैंने एक कंज्यूमर की आवाज़ उठाई, मुझे जो सही लगा। एक बंदे ने मुझे पढ़ी लिखी बात समझाई, उसने मुझे टैक्स लॉ बताया कि भाई मोरालिटी और चीज़ें अलहदा हो सकती हैं, टैक्स लॉ जो आपको बता रहा है वो देख लें, तो मुझे वो सही लगा, तो मैंने वो भी बता दिया। और मुझे अच्छी तरह बल्कि याद पड़ता है मैंने ये कहा था कि मैं माजरत करता हूँ कि मैंने पहले अगर गलत बात की या किसी इदारे पे नाम लगाया या किसी अंदाजे के बारे में गलत बात की, एंड आई वाज ब्रेव इनफ टू एडमिट कि अगर वो मेरी गलती और मुझे किसी ने पढ़ी लिखी बात बता दी। फिर एक और ग्रुप आया लोगों का जिन्होंने कहा कि जी हमने केस किया हुआ सुजुकी पे और हम वफाकी मुतसिब जो ऑर्डर्समैन है उनके पास गए हुए हैं केस को लेके, और ये अभी मामला जो है केस में और आपने कैसे वर्डिक्ट सुना दिया। मैंने वर्डिक्ट नहीं सुनाया, मैंने खैर 2 साइड ऑफ स्टोरीज नहीं थी। सो अब उन लोगों का कहना ये है कि उन्होंने वफाकी मुतसिब के सामने अपना केस पेश किया, उसमें FBR वाले भी आए और FBR ने और ये मौक़िफ़ लिया जो मैंने आपको पहले बताया था कि जी जिस दिन पेमेंट हो जाती है बेशक पार्शियल वो काउंट होगी डिलीवरी, तो टैक्स लॉ ये है। तो खैर फाइनल ये है कि अब उनका कहना ये है कि वो केस जीत गए। कंज्यूमर का कहना ये है कि कोर्ट की रूलिंग रिटर्न में आने वाली है
तो जो ही कोई रूलिंग आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब चलते हैं पार्कव्हील ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ। तो पार्कव्हील ऑटो स्टोर ने इस दफ़ा जो प्रोडक्ट दिए वो मेरे खास जो है ना, इन्होंने रिक्वेस्ट पे ऐसी प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो कि मुझे बहुत रिक्वायर्ड होती है। मेरी अक्सर गाड़ियों में लेदर है और बहुत पुरानी गाड़ी है, बिकॉज मैं पुरानी गाड़ियाँ ज़्यादातर रखता हूँ, नई गाड़ी अफोर्डेबिलिटी में नहीं आती। तो पुरानी गाड़ियाँ जो है ना उनमें लेदर अक्सर ख़राब हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा था कि जी मुझे कोई ऐसी प्रोडक्ट बताएं जिससे मेरा जो लेदर है वो रिस्टोर हो जाए। सो ये टर्टल का जो है ना ये परफेक्ट फिनिश लेदर कंडीशनर है और ये आप अपनी गाड़ी की लेदर सीट्स पे लगाते हैं, जो मैंने भी खुद लगाया। तो अगर आपकी लेदर सीट्स हार्ड हुई हुई हैं या वो क्रैक हो जाती हैं तो क्रैक तो रिपेयर नहीं कर सकता, लेकिन इनको हार्ड होने से और जो क्रैक होने से ये बचा सकता है, आपकी जो लेदर की लाइफ है उसको एलोंगेट कर सकता है। तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो पार्कव्हील ऑटो स्टोर पर जाके अभी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गाड़ियों की प्रोडक्ट्स के अंदर या इस तरह की मॉडिफिकेशन के अंदर शौक रखते हैं तो पार्कव्हील ऑटो स्टोर का जो चैनल है उसका लिंक नीचे लगा दिया जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको उसमें प्रोडक्ट डेमो वीडियोस भी आती रहें और हर आने वाली नई प्रोडक्ट के बारे में जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। सो बारिशों का सीज़न आजकल फिर चल रहा है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि बारिशों में अक्सर होता ही है कि हमारे यहाँ पे सड़कें खुदी होती हैं, पॉट होल्स होते हैं और लोगों को नहीं पता होता कि वहाँ पे है खड्डा या कोई सड़क खुदी हुई है। तो ख़ास तौर पे जो टू व्हीलर्स वाले हैं वो बेचारे गिरते भी हैं, चोट भी लगती है, ज़ख्मी भी होते हैं। तो मेरा आप सबके लिए मशवरा ये कि जब बारिश के दिन हो तो कोशिश किया करें कि आप ऐसे रूट पे ट्रैवल करें जिसका आपको पूरी आगाही हो, आप रोड पे जनरली आते जाते रहे हों तो आपको पता हो कि इसमें कहाँ खड्डे हैं। दूसरा जो रूल है, अगर आप बारिश के दरमियान बारिश में सड़क के सेंटर में अगर मोटरसाइकिल को चलाएंगे, अगर आप किसी स्ट्रीट में जा रहे हैं तो चांसेस ये हैं कि आप जो है वो पॉट होल वगैरह से बच सकते हैं। तीसरी चीज़, बारिश के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि हमारे यहाँ पे लोग जो गाड़ी चला रहे होते हैं उनका एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं पानी के अंदर से गाड़ी स्पीड में गुजार दूंगा तो शायद मेरी गाड़ी बंद नहीं होगी और बच जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। आप एक कांस्टेंट स्पीड पे और हल्की स्पीड पे गाड़ी को आराम से गुजारेंगे, जितना मर्जी पानी है तो उसमें आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा हैं, गाड़ी के भी, आपके भी, और गाड़ी की जो शील्ड्स होती हैं नीचे लगी हुई सारी उनके भी। होता ये है कि लोग फुल स्पीड में जा रहे हैं कि जी मैं जल्दी से, शायद कोई एक टाइम बॉम्ब है कि जितनी जल्दी गुजरूंगा उतनी जल्दी मेरी गाड़ी बच जाएगी। ऐसा नहीं है, इट्स अ साइंस। आपकी गाड़ी के किसी भी इंजन के अंदर या तो पानी जाना चाहिए किसी भी इनलेट के थ्रू, बेशक वो एयर इनटेक के साथ जाए, बेशक वो आपके एग्जॉस्ट के थ्रू जाए। सो जस्ट मेक श्योर कि आपकी गाड़ी अगर इस लेवल पे है पानी के, वो आपके एयर इनटेक पे जा सकता है तो फिर आप उस गाड़ी को उस पानी के अंदर मत लेके जाएं। बाकी अगर आपके टायर के लेवल पे और बम्पर के लेवल पे और आप उसको उड़ाते हुए जाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि चांसेस ये हैं कि जब आप पानी के उड़ाएं तो किसी ना किसी तरह आपके एयर इनटेक में चले जाए, वरना अगर आप उसको आराम आराम से गुजारेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। दूसरी चीज़, बारिश के पानी जब खड़ा होता है उससे आगे निकलें तो अपनी ब्रेक्स को एक दो दफ़ा अप्लाई कर लें ताकि जो पानी ब्रेक्स के अंदर है वो निकल जाए और आपकी जो ब्रेक्स की इफेक्टिवनेस है वो इफेक्ट ना हो। ये 2-3 चीज़ें मेरा ख्याल है जिससे आप बारिश के अंदर जो है ना अपनी ड्राइविंग को बेहतर बना सकते हैं और कम्यूट को सेफ बना सकते हैं। तो ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने राय से आगाह करते रहा करें। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोज़ को पहले से बेहतर बनाएं। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स only on Parkville।